हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। पिछली वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि रदरफोर्ड ने किस तरह से यह बताया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वह एक फिक्स्ड ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ को फॉलो करते रहते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई एटम है, बीच में हमारा न्यूक्लियस रहता है जहाँ पे प्रोटॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है। इस चीज़ को उन्होंने इस प्रकार से एक्सप्लेन किया कि कोई भी जब दो चार्ज पार्टिकल्स, यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन देखते हैं नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, दोनों चार्ज पार्टिकल हैं, तो उनके बीच में आप हायर स्टडी में पढ़ेंगे कि एक फोर्स लगता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 के बराबर होता है। यह फोर्स काउंटर बैलेंस किया जाता है इसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा। हम सभी जानते हैं कि जब कोई बॉडी चाहे चार्ज हो या अनचार्ज हो, तो जब वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है तो उसके ऊपर दो तरह के बल लगते हैं। पहली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं, जो केंद्र से दूर लगती है, और दूसरी जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल दोनों अलग अलग हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स केंद्र की ओर अलोंग द रेडियस लगती है। यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है, अर्थात यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर रही है, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काउंटर बैलेंस कर रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो रहता है वह एक फिक्स्ड ऑर्बिट को मेंटेन करके रखता है, उसी सर्कुलर पाथ को फॉलो करके रखता है, और वह इस न्यूक्लियस से आके टकरा नहीं जाता है। यहाँ तक हम लोगों ने इस चीज़ को देख लिया था। फर्दर इसी के दरमियान में रोंटगेन ने एक्सरे की डिस्कवरी की डिस्चार्ज ट्यूब के माध्यम से, जो कि हम लोग पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं कि रोंटगेन ने क्या ऑब्जर्व किया। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कैथोड और एनोड, ये हमारा एनोड है, पॉजिटिवली चार्ज है, ये एनोड है, ये हमारा नेगेटिवली चार्ज है, कैथोड है, ये हमारा कैथोड प्लेट है। दोनों प्लेट से जब हम लोग हाई वोल्टेज जब हम लोगों ने जोड़ दिया था, लगभग 10,000 वोल्ट भी हम लोगों ने जब दिया था, तो हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की थी कि कैथोड से कुछ खास तरह की किरणें निकल रही हैं जो एनोड की तरफ जा रही हैं, और एनोड से भी कुछ खास तरह की किरणें निकल रही हैं जो परफोरेटेड कैथोड के छेद से बाहर निकल के यहाँ पे जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर पड़ रही थी और ग्लो कर रही थी। इन्हें पॉजिटिव रेज भी कहा जाता था। कैथोड रेज को नेगेटिव रेज भी कहा जाता था। कैथोड रेज को हम लोग एक और नाम दिए थे। कैथोड रेज को हम लोगों ने कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रॉन कहा गया था। और कैथोड रेज को फंडामेंटल पार्टिकल कहा गया था, क्योंकि जब हम लोग इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर किसी भी तरह का गैस भर दे, चाहे हीलियम, चाहे हाइड्रोजन, चाहे आर्गन, चाहे जेनन गैस, चाहे ऑक्सीजन गैस, चाहे नाइट्रोजन गैस, किसी भी तरह का गैस भर देते थे, तो जो कैथोड रेज जो निकल रही थी उनकी प्रॉपर्टीज़ में किसी तरह का बदलाव नहीं आया था। दूसरी बात यह थी कि हम लोग अगर किसी भी तरह का कैथोड या एनोड ले ले, किसी भी मेटल का ले ले, चाहे एल्युमिनियम का ले ले, आयरन का, गोल्ड का, या कॉपर का, या सिल्वर का, किसी भी तरह का हम लोग अगर मेटल इलेक्ट्रोड ले लें, तो उस केस में भी जो कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो चेंज नहीं हो रही थी। इसलिए ये माना गया कि कैथोड रेज सभी तरह के मेटल में, एटम में मौजूद होता है। तो इसलिए कैथोड रेज को फंडामेंटल पार्टिकल कहा गया और उसे इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज था। अब इसी नेगेटिव चार्ज को, अर्थात इलेक्ट्रॉन को, जब काफ़ी तेज़ी से जब वो स्ट्राइक किया एनोड पे, तो उन्होंने पाया कि इस एनोड से, मेटल एनोड से एक ख़ास तरह का रेडिएशन निकल रहा है, एक ख़ास तरह का रेडिएशन निकल रहा है। इससे तो एनोड से तो एक खास तरह की किरणें निकल ही रही थी जिसका नाम है पॉजिटिव रेज, लेकिन उन्होंने एक चीज़ और ऑब्जर्व की कि एक और तरह का रेडिएशन निकल रहा है, एक और तरह का रेडिएशन निकल रहा है जिसको उन्होंने एक्स रे नाम दिया। रोंटगेन ने इसका नाम एक्स रे रखा, क्योंकि इस रेडिएशन के बारे में, उनके नेचर के बारे में किसी भी तरह का जानकारी रोंटगेन के पास नहीं था, तो इसलिए उनको एक्स नाम दिया। एक्स मतलब अननोन, जिसके बारे में कुछ पता नहीं हो, तो रोंटगेन ने उसका नाम एक्स रे रख दिया, और अभी भी उसका ये नाम आगे चलता ही रहा है। हमने इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। तो ये एक्सरेज थी अननोन प्रॉपर्टी वाले, जो किसी मेटल एनोड से निकल रही थी। कब निकल रही थी? जब उसमें हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन, अर्थात हाई एनर्जी वाले कैथोड रेज बम्बार्ड होते थे, उससे टकराते थे, तो एक ख़ास तरह का रेडिएशन निकलता था मेटल एनोड से।
यहाँ पे जो मेटल एनोड है उसे टारगेट मेटल के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसी पे जाके हमारा इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड होगा, उस पर टकराएगा कैथोड रेज मतलब इलेक्ट्रॉन वहाँ पे टकराएगा और एक खास तरह का रेडिएशन हमें देखने को मिलेगा। दूसरी बात यहाँ पे गौर करने वाली है कि जब हम लोग मेटल एनोड काफ़ी डेंसर लेते हैं, अर्थात हम लोग काफ़ी डेंस मेटल लेते हैं, तो यह पाया गया कि जो एक्सरेज निकल रही हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वालिटी की हैं, या फिर इफ़ेक्टिव अमाउंट में वो प्रोड्यूस हो रही हैं। अब इन्हीं एक्सरेज का, चूँकि उनकी प्रॉपर्टी पता नहीं थी तो बाद में उनकी प्रॉपर्टी फाइंड आउट की, तो आइए पहले समझ लेते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। उसके बाद इन एक्सरेज का मोस्ले ने किस तरह से इस्तेमाल किया, आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्सरे की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है एक्सरे का वह यह है कि वह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड हैं जो 90 डिग्री पर एक दूसरे पर लाई करते हैं, एक दूसरे पर टिके रहते हैं। उस तरह के वेव जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाते हैं। इन्हें प्रोपेगेट करने के लिए किसी भी तरह का मीडियम नहीं चाहिए, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। दो प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी जो मेन प्रॉपर्टी है वह यह है कि इनकी जो वेवलेंथ होती है काफ़ी छोटी वेवलेंथ होती है, बहुत ही छोटी, 0.1 से लेके 20 एंगस्ट्रॉम 10 मीटर के आसपास होती है, सेंटीमीटर के आसपास होती है, जो काफ़ी कम होती है। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि कितनी छोटी वेवलेंथ होती है एक्सरेज की। चौथी जो प्रॉपर्टी वह यह है कि एक्सरेज तभी प्रोड्यूस होते हैं जब हाई वोल्टेज उन पर अप्लाई की जाती है। आगे जो प्रॉपर्टी है वह यह है कि इनके पास किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता, इनमें चार्ज जो है वो 0 के बराबर होता है। जब इनमें चार्ज ही नहीं है तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट भी नहीं होंगे। अगर इनके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लाया जाएगा तो डिफ्लेक्ट नहीं होंगे। हम लोगों ने क्या देखा था कि कैथोड रेज और एनोड रेज डिफ्लेक्ट हो रही थी, लेकिन एक्स रेज डिफ्लेक्ट नहीं होंगी क्योंकि इनमें जो चार्ज है वो 0 के बराबर है। दूसरी बात कि इनका पेनिट्रेशन पावर काफ़ी अच्छा है, ये 5 से 7 सेंटीमीटर अंदर तक किसी मटेरियल के अंदर तक ये प्रवेश कर सकते हैं। इस वजह से ह्यूमन स्केलेटन को स्टडी करने के लिए इन एक्सरेज का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर बोलते हैं जाइए पहले जहाँ पे चोट लगी वो उस बॉडी पार्ट का एक्सरे करा के लाइए। एक्सरे कराने से उस ह्यूमन स्केलेटन में क्या डिफेक्ट है इस चीज़ का हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं। तो ये सारे कुछ हमारे प्रॉपर्टीज़ थे एक्सरे की। इन एक्सरेज को मोस्ले ने किस तरह से इस्तेमाल किया, आइए उस चीज़ को समझते हैं। ये हमारे मोस्ले हैं, हाथ में ये एक्सरे ट्यूब पकड़े हुए हैं। इन्होंने क्या किया कि जो हमारा मेटल एनोड था, जिसे हम लोग मेटल टारगेट के नाम से जानते हैं, तो उन्होंने अलग अलग तरह के मेटल टारगेट लिए। कभी एल्युमिनियम लिया, कभी गोल्ड लिया, कभी कॉपर लिया, कभी सिल्वर लिया। अलग अलग तरह के लगभग 38 तरह के मेटल इन्होंने मेटल टारगेट के रूप में लिया। और फिर इसके ऊपर कैथोड से जो कैथोड रेज निकल रही थी उनका बम्बार्डमेंट किया, अर्थात इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराया। जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराया तो इस मेटल टारगेट से अर्थात एनोड से, मेटल एनोड से कुछ खास तरह की किरणें निकली जिसे रोंटगन ने एक्सरे नाम दिया था। इस एक्सरे को उन्होंने डिफ्रैक्टिंग यूनिट से पास कराई तो हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला। इस डिफ्रैक्शन पैटर्न को उन्होंने ऑब्जर्व किया, अर्थात इसके स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व किया, और उन्होंने अलग अलग मेटल के स्पेक्ट्रा को, एक्सरे के स्पेक्ट्रा को अध्ययन किया और उन्होंने कुछ रिलेशन खोजने की कोशिश की कि क्या कोई रिलेशन है। अगर हम लोग एल्युमिनियम मेटल यूज कर रहे हैं टारगेट के रूप में तो जो एक्सरे स्पेक्ट्रा निकल रही है वो कैसी होगी, और अगर गोल्ड की हम लोग मेटल टारगेट इस्तेमाल कर रहे हैं तब जो एक्सरे निकलेगी वो किस तरह की होगी, क्या दोनों में सेम प्रॉपर्टी होगी, क्या अलग अलग प्रॉपर्टी होगी, क्या मतलब रिलेशनशिप है। इस चीज़ को उन्होंने खोजने की बहुत ही कोशिश की। कॉपर से जो कॉपर मेटल टारगेट लेंगे अगर तो उससे जो एक्सरे निकलेगी उसकी प्रॉपर्टी किस तरह से होगी, सिल्वर मेटल टारगेट लेंगे तो किस तरह की एक्सरे निकलेगी और उसकी किस तरह से प्रॉपर्टी होगी, इस चीज़ को उन्होंने खोजने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या पाया इस चीज़ को समझते हैं। तो उन्होंने जो हमारा मेटल टारगेट था और जो उससे एक्सरे निकल रही थी दोनों के बीच में रिलेशन स्थापित किया और एक फार्मूला दिया जिसे मोस्ले लॉ के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने कहा कि अंडर रूट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू ए इंटू जेड माइनस बी, अर्थात यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यू बता रहा है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, ए और बी जो है वो कांस्टेंट्स हैं और जेड बता रहा है एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल एनोड। तो उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम लोग एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे
उसी प्रकार से जो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी होगी वो बढ़ती जाएगी। शुरुआती दौर में जो मौसले थे उनका मानना था कि जैसे जैसे हम लोग मेटल का मास बढ़ा रहे थे, मतलब अगर हम लोग एल्युमिनियम ले रहे थे, एल्युमिनियम मेटल टारगेट ले रहे थे, उससे जो फ्रीक्वेंसी निकल रही थी, और अगर हम लोग गोल्ड ले रहे हैं मेटल टारगेट ग्रुप में और उससे जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है, दोनों जो फ्रीक्वेंसी थी उसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गोल्ड वाली की होगी, क्योंकि उनका शुरू में मानना था कि जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास नंबर के, अर्थात जितना हैवियर मेटल लेंगे उतना ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला एक्सरे उस मेटल से निकलेगा। तो एल्युमिनियम और गोल्ड की बात करें तो गोल्ड वाले केस में जो फ्रीक्वेंसी रिलीज हो रही है रेडिएशन, एक्सरे रेडिएशन की, उसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी इन कंपेरिजन टू एल्युमिनियम वाले फ्रीक्वेंसी से। लेकिन बाद में उनको रियलाइज हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी है पार्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन का, एक्सरे स्पेक्ट्रा का, वह ज़्यादा प्रिसाइजली रिलेटेड है मास नंबर से नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर से। तो उन्होंने एटॉमिक नंबर को और एटॉमिक नंबर को और एक्सरे के जो फ्रीक्वेंसीज थे उसके बीच में कुछ रिलेशन खोजने की कोशिश की। तो 38 एलिमेंट का उन्होंने एक चार्ट तैयार किया और देखा कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी अलग अलग मेटल एटम के लिए जो हमें प्राप्त हो रही है उनके बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिलेशनशिप क्या है। तो उन्होंने एक ग्राफ ड्रॉ किया। जब उन्होंने अंडर रूट म्यू और जेड के रिस्पेक्टिव में एक ग्राफ ड्रॉ की, तो उन्होंने पाया कि और एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल रहा है। 38 एलिमेंट का उन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया तो 38 के 38 एलिमेंट ने एक सिमिलर प्रॉपर्टी शो की। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, अर्थात जेड जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। मतलब जो एक्सरे निकल रहा था मेटल टारगेट से उसकी फ्रीक्वेंसी भी हमारी देखने को बढ़ती दिखती नज़र आ रही है। अगर हम लोग सिंपली बात करें, अगर इस मेटल एटम की बात करें, मेटल टारगेट की, तो इसकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लगभग 12.5 के आसपास है। लेकिन अगर हम लोग इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो लगभग 30 के आसपास है। उसी तरह से अगर इसका हम लोग एटॉमिक नंबर बढ़ा दिए और इस मेटल एटम की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई और एटॉमिक नंबर भी बढ़ गया। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जा रहा है। इस रिलेशन में साफ साफ यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि जो अंडर रूट म्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, जेड का। अगर इसका स्क्वायर ले लें तो हमारे पास जेड स्क्वायर होगा और यहाँ पे होगा म्यू। आप देख सकते हैं कि जेड जैसे ही बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगेगी। शुरू में ये जो एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट था, अर्थात ये जो रिलेशनशिप था कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, वो नहीं था। वो पहले मानते थे कि जो मेटल टारगेट है उसके मास पे डिपेंडेंट करता है फ्रीक्वेंसी, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, मास से ज़्यादा अच्छा रिलेट कर रहा है उसका एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, इस चीज़ को मोसले ने क्या बोला, इस चीज़ को समझते हैं। मोसले ने कहा कि जो एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का, वह सीरियल नंबर होता है पीरियोडिक टेबल में जो उसको एलिमेंट को मिला है। पीरियोडिक टेबल में आप सभी जानते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होते हैं एलिमेंट्स के, वो सीरियली अरेंज होते हैं बढ़ते हुए क्रम में, अर्थात जो एलिमेंट्स हैं वो बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के अनुसार एक दूसरे के आगे पीछे अरेंज्ड हैं। जैसे सबसे पहला जो एटॉमिक नंबर है वो हाइड्रोजन का है, फिर हमारे पास हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ये ब्रोमीन और ये क्रिप्टन। तो अलग अलग तरह के हमारे ये एलिमेंट जो आप देख रहे हैं वो बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के आधार पर अरेंज्ड किए गए। तो एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दूसरे शब्दों में मोसले कहते हैं, और रदरफोर्ड का भी यही मानना था कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसी भी एलिमेंट का, वह उस एटम के अंदर मौजूद प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, या जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना के बराबर होता है। अर्थात उन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का, वह पॉजिटिव चार्ज के बराबर होता है, और पॉजिटिव चार्ज उतना ही होगा जितना प्रोटॉन होगा उसमें, और जितना प्रोटॉन होता है किसी भी एटम में उतना इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है। एटॉमिक नंबर को उन्होंने जेड से डिनोट किया।
तो Z इक्वल्स टू हमारे पास क्या क्या रिलेशन आया, Z इक्वल्स टू आ गया पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन और वही इलेक्ट्रॉन, और वही हमारा सीरियल नंबर होता है पीरियोडिक टेबल में। मोस्ले की ही आज हमारे पास देन है कि आज यह हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखने को मिल रहा है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोस्ले के द्वारा ही डिजाइन किया गया, ये काफ़ी प्रसिद्ध है और पूरा इनऑर्गेनिक का जो बेस है वो यही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही है। तो इस तरह से मोस्ले ने हमारे पास एक नया कंसेप्ट रखा एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक नंबर कुछ और चीज़ नहीं है, बस प्रोटॉन की संख्या को ही बतला रहा है, और जितनी प्रोटॉन होती है उतनी इलेक्ट्रॉन भी होती है। तो इसलिए जो एटॉमिक नंबर जिसे जड़ कह रहे हैं वो नथिंग, वो कुछ भी नहीं है, बल्कि सिर्फ क्या है, प्रोटॉन की संख्या को बतला रहा है और वही इलेक्ट्रॉन की संख्या बतला रहा है। तो इन्होंने मोस्ले ने एक रूल दिया, लॉ दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो एलिमेंट्स के जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो फंक्शन होते हैं उनके एटॉमिक नंबर के। अर्थात अगर एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक अर्थात एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित इंटरवल के बाद उनके प्रॉपर्टीज़ में आपको समानता देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेम नेचर को शो करते हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टी को शो करते हैं। उसी तरह से ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो हैं वो सेम तरह की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। तो इन्हीं की देन है, मोस्ले की देन है, जिन्होंने यह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बताया और कहा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वह एटॉमिक मास नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम से सजाएंगे तो हमें एक प्रिसाइज सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट एक आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ एलिमेंट के बाद हमको प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने मोस्ले का जो एक्सपेरिमेंट था एक्सरे और मेटल टारगेट के ऊपर, तो उस चीज़ को उन्होंने देखा और हमें एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट दिया, और इस तरह से हम लोगों ने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर को अभी तक जाना है। आगे हम लोग और भी चीज़ों को देखेंगे, जैसे कि न्यूट्रॉन, उसकी खोज किस तरह से हुई उस चीज़ को भी देखेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने चीज़ें सारी समझ ली। अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।